दोस्तों, आज मैं आपको साउथ कोरियन की 2026 में आई नई एक्शन थ्रिलर सीरीज एजेंट किम रीएक्टिवेटेड के एपिसोड 1 से 4 तक की पूरी कहानी बताने वाला हूं। ये कहानी एक ऐसे पूर्व सीक्रेट एजेंट की है जिसने सालों पहले अपना खतरनाक अतीत छोड़ दिया था, लेकिन जब एक नया और जानलेवा मिशन उसके सामने आता है तो उसे फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। अब उसके सामने सिर्फ दुश्मनों से लड़ने की चुनौती नहीं, बल्कि अपने अतीत के कई ऐसे राज भी हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इस सीरीज में आपको जबरदस्त एक्शन, खतरनाक मिशंस, बड़े ट्विस्ट्स और दमदार सस्पेंस देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एजेंट किम रीएक्टिवेटेड की पूरी कहानी। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है मिस्टर किम से, जो रात के समय अकेले अपने घर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और बिना किसी बड़ी बात के बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि मिस्टर किम लगभग कोई विरोध ही नहीं करते, चुपचाप मार खाते हैं और फिर ऐसे घर लौट जाते हैं जैसे यह सब उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो। घर पर उनकी बेटी मिंजी उनका इंतजार कर रही होती है। शुरुआत से ही साफ पता चल जाता है कि बाप बेटी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मिस्टर किम अकेले ही बेटी की परवरिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मिंजी अब ऐसी उम्र में पहुंच चुकी है जहां उसे अपने पिता की हर बात बुरी लगती है। अगली सुबह मिंजी स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी मुलाकात इलाके के ड्राई क्लीनर से होती है। उसी आदमी ने पिछली रात मिस्टर किम के साथ हुई मारपीट अपनी आंखों से देखी थी। वह एक पल के लिए सोचता है कि मिंजी को सब बता दे, लेकिन फिर चुप रहना ही सही समझता है। उधर मिस्टर किम अपने ऑफिस यानी सांगसन सेविंग्स बैंक पहुंचते हैं। काम करते हुए उनकी नजर अपने बॉस के कॉर्पोरेट एक्सपेंस रिकॉर्ड पर पड़ती है। वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उन्हें काफी शक में डाल देता है। इस बीच कहानी का दूसरा हिस्सा मिंजी की स्कूल लाइफ पर चलता है। वहां कुछ लड़कियां उसे रोज परेशान करती हैं। उनकी लीडर हियरी हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एक दिन बात और बढ़ जाती है जब कोई मिंजी के जिम वाले कपड़े गायब कर देता है। मजबूरी में क्लास का एक लड़का नाम हून अपना स्वेटशर्ट उसे पहनने के लिए दे देता है। उसके लिए यह छोटी सी मदद बहुत मायने रखती है, लेकिन हियरी ये सब देख लेती है और उसके मन में जलन शुरू हो जाती है। इसी दौरान हमें मिस्टर किम के पुराने जान पहचान वाले दो लोगों से भी मिलवाया जाता है। पहला एक ताइक्वांडो टीचर है और दूसरा पार्क जिनचुल, जो पहले मरीन रह चुका है। अब वह एक ट्रेलर के आसपास ही घूमता रहता है और आज भी खुद को एक्टिव ड्यूटी वाला मरीन समझता है। बाद में दोनों एक छोटे से डाइनर में मिस्टर किम से मिलते हैं। उनकी बातचीत से साफ समझ आता है कि इन तीनों का कोई पुराना रिश्ता जरूर रहा है। उसी समय वही गुंडों का गिरोह वहां पहुंच जाता है जिसने पिछली रात मिस्टर किम को पीटा था। मिस्टर किम बिना कुछ कहे उन्हें पैसे दे देते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंडे फिर भी बदतमीजी करने लगते हैं और सबको उकसाने की कोशिश करते हैं। यह देखकर जिनचुल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अकेले ही पूरे गैंग की सड़क पर धुनाई कर देता है। लड़ाई काफी जोरदार होती है। आखिर में पुलिस पहुंचती है और टेजर गन से जिनचुल को काबू कर लेती है। अगले दिन स्कूल में भी मामला और बिगड़ जाता है। येरी फिर से मिंजी को तंग करती है। इस बार वह उसकी माँ को लेकर भी बुरी बातें बोलती है और उसे धक्का मार देती है। अब तक चुप रहने वाली मिंजी भी जवाब दे देती है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इस घटना के बाद मिस्टर किम को स्कूल बुलाया जाता है। वहीं पहली बार पता चलता है कि हियरी का परिवार कितना ताकतवर है। उसके पिता मिस्टर जूहाक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन हैं। उनके बड़े बड़े नेताओं से भी संबंध हैं और इस समय वह असेंबलीमैन शिन के साथ एक बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। साफ दिखता है कि उनसे टकराना किसी के बस की बात नहीं है। मिस्टर जू के शरीर पर कई पुराने निशान भी दिखाई देते हैं। बाद में पता चलता है कि पहले उनके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे, लेकिन अपनी बेटी के सामने शर्मिंदगी महसूस होने की वजह से उन्होंने खुद ही उन्हें जलाकर मिटा दिया था। ये बात साफ बता देती है कि वह कितने खतरनाक और निर्दयी इंसान हैं। स्कूल की मीटिंग में हियरी की मां लगातार मिस्टर किम और मिंजी पर आरोप लगाती रहती है। दूसरी तरफ मिस्टर किम बस सिर झुकाकर बार बार माफी मांगते रहते हैं। मिंजी अपनी बात रखना चाहती है, लेकिन मिस्टर किम उसे चुप रहने का इशारा कर देते हैं। इसके बाद तो वह ऐसा काम करते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। वह सबके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगने लगते हैं। आखिर में मिस्टर जू कहते हैं कि वे इस बार मामला छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त पर। मिंजी को यह स्कूल छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में जाना होगा। जाते जाते वह स्कूल स्टाफ को भी धमकी देते हैं कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। घर लौटते समय मिंजी अपने पिता से बहुत नाराज होती है। उसे लगता है कि उसके पिता ने उसकी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और हर किसी के सामने उसे शर्मिंदा कर दिया। रास्ते में जब मिस्टर किम उसके आने वाले बर्थडे की बात करते हैं तो मिंजी और ज्यादा भड़क जाती है। वह कहती है कि उसे अपना बर्थडे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसी दिन उसकी माँ की मौत हुई थी। उस रात मिस्टर किम अपनी पत्नी की याद में बने मेमोरियल पर जाते हैं। वहाँ उन्हें पुरानी बातें याद आती हैं। जब उनकी पत्नी गर्भवती थी तब उसने उनसे कहा था कि हनीसकल फूल उसे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वे प्यार और हमेशा साथ निभाने की निशानी माने जाते हैं। यह सब याद करते हुए मिस्टर किम अपनी पत्नी से माफी मांगते हैं। उन्हें लगता है कि वह न अच्छे पति बन पाए और न ही अपनी बेटी के लिए अच्छे पिता।
पिता। इसी बीच मिंजी को नामहून के फोन से एक मैसेज मिलता है। उसमें लिखा होता है कि वह स्कूल के पीछे वाले गेट पर उससे मिले। मिंजी बिना किसी शक के वहां जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वहां उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। देर रात मिस्टर किम कई बार मिंजी को फोन करते हैं, लेकिन हर बार कॉल बिना जवाब के रह जाती है। उसी समय हमें एक जगह मिंजी बेहोश पड़ी दिखाई देती है। अगली सुबह भी उसका कहीं पता नहीं चलता। परेशान होकर मिस्टर किम उसकी दोस्त को फोन करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मिंजी रात को उसके घर गई ही नहीं थी। ये सुनते ही मिस्टर किम सीधे स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां तलाश करते हुए उन्हें जमीन पर खून के कुछ निशान दिखाई देते हैं। उन निशानों का पीछा करते करते वह पास के एक कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें काफी सारा खून और हियरी का हेयर टाई पड़ा मिलता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। उसी समय हियरी एक गुंडे के साथ वहां पहुंच जाती है। मिस्टर किम दोनों को रोककर सवाल पूछते हैं। वह गुंडा तुरंत उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सब कुछ बदल जाता है। मिस्टर किम बड़ी आसानी से उसके हर वार से बच जाते हैं। लड़ाई के दौरान उनकी पैंट फट जाती है और पहली बार उनके शरीर पर बने पुराने गहरे जख्मों के निशान दिखाई देते हैं। यहीं सबसे बड़ा राज सामने आता है। मिस्टर किम कोई साधारण ऑफिस में काम करने वाले इंसान नहीं है। उनका असली कोड नेम 66 है। वह उत्तर कोरिया से आए एक डिफेक्टर और पहले एक बेहद खतरनाक सीक्रेट ऑपरेटिव रह चुके हैं, जिन्हें बाद में साउथ कोरियन इंटेलिजेंस ने अपने साथ जोड़ लिया था। अब तक जो डरा सहमा पिता दिखाई दे रहा था, वह एक पल में गायब हो जाता है और उसकी जगह एक बेहद खतरनाक एजेंट सामने आ जाता है। इसके बाद मिस्टर किम उस गुंडे की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। वह इतनी तेजी और सटीक तरीके से लड़ते हैं कि सामने वाले को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है और साफ हो जाता है कि अब मिस्टर किम अपनी बेटी के साथ क्या हुआ, इसका सच पता लगाए बिना रुकने वाले नहीं हैं। दूसरे एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। कहानी हमें 2008 में लेकर जाती है। उस समय एजेंट किम गैंगवॉन प्रांत की चेओनसांग यूनिट में काम कर रहे थे। उन्हें एक बेहद खतरनाक मिशन दिया जाता है। उनका निशाना था डिप्टी डायरेक्टर किम जोंग सुन, जो साउथ कोरिया की जनरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ था। वह उन सीक्रेट ऑपरेटिव्स की हत्या करवाने के पीछे भी था, जो दोनों देशों के बीच शांति की बातचीत में शामिल थे। एजेंट किम अपना मिशन पूरा कर देते हैं। बाद में लोगों के सामने यह कहानी फैलाई जाती है कि उसकी मौत एक उत्तर कोरियाई सैनिक के हाथों हुई थी। मिशन खत्म होते ही किम सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्योंकि उसी समय उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया होता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। बच्ची के जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी दुनिया छोड़ देती है। मरने से पहले वह किम से सिर्फ एक बात कहती है। वह चाहती है कि किम अपना पुराना जीवन हमेशा के लिए भूल जाएं और आगे सिर्फ अपनी बेटी मिंजी के पिता बनकर जी। इसके बाद कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। मिस्टर किम अपने बॉस पर गन तान देते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें हमेशा के लिए इस काम से अलग कर दिया जाए। उनका बॉस उनकी बात मान लेता है। उसी दिन एजेंट किम की पहचान खत्म हो जाती है और उसकी जगह एक साधारण, शांत और अपनी बेटी के लिए जीने वाला मिस्टर किम जन्म लेता है। इसके बाद आखिरकार पता चलता है कि मिंजी के साथ असल में हुआ क्या था। नामहून ने उसे कोई मैसेज भेजा ही नहीं था। कुछ गुंडों ने पहले नामहून को पकड़ लिया, उसका फोन छीन लिया और उसी फोन से मिंजी को स्कूल के पीछे बुला लिया। जैसे ही मिंजी वहां पहुंचती है, हियरी, उसकी सहेलियां और कई गुंडे पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मिंजी पूरी कोशिश करती है कि खुद को बचा सके, लेकिन सामने इतने सारे लोग होते हैं कि वह ज्यादा देर टिक नहीं पाती। सभी मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं और आखिर में हियरी उसे मारते मारते बेहोश कर देती है। उधर उसी समय मिस्टर किम घर पर अपनी बेटी का बर्थडे मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उनकी बेटी किस मुसीबत में फंस चुकी है। हमले के बाद एक गुंडा लड़कियों को सख्त चेतावनी देता है कि इस बारे में कोई भी किसी से कुछ नहीं बोलेगा। इसके बाद वह गोल्डन टीथ गैंग के ओ मिनचुल को फोन करता है और मिंजी की लाश ठिकाने लगाने में मदद मांगता है, लेकिन उनकी बातें कोई और भी सुन रहा होता है। उसका नाम भी गोल्डन टीथ है। यही वही चेहरे पर निशान वाला आदमी है जिसे पहले मिस्टर जू के ऑफिस में देखा गया था। वह खुद आगे आता है और पूरी जिम्मेदारी लेने की बात कहता है। इसके बाद मिंजी को उसकी कार की डिक्की में डाल दिया जाता है। वह चालाकी से हियरी की एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है, जिसमें वह पूरे मामले को दबाने के लिए उसे पैसे देने की बात कर रही होती है। रास्ते में वह हियरी से कहता है कि आगे का काम वह खुद संभाल लेगा और उसे अपने पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए। इसके बाद कहानी फिर वहीं पहुंच जाती है जहां पहला एपिसोड खत्म हुआ था। कंस्ट्रक्शन साइट पर मिस्टर किम उस गुंडे से सच उगलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। गुंडा बार बार कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मिस्टर किम उसकी एक बात पर भी भरोसा नहीं करते। इसके बाद वह घर लौटते हैं। वहां उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे मिंजी अभी भी घर में मौजूद हो। वह उसकी परछाई देखने लगते हैं। यह पल बहुत भावुक होता है, क्योंकि साफ दिखने लगता है कि अपनी बेटी के गायब होने का सदमा उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ रहा है। अगले दिन वह देर से ऑफिस पहुंचते हैं। सांग आह लगातार उन्हें फोन करती रहती है, लेकिन वह किसी का जवाब नहीं देते।
अब उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, जो भी उनकी बेटी के गायब होने के पीछे है वह उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। उधर मिस्टर किम की तलाश उसे सीधे ओह मिनचुल तक पहुंचा देती है। उस समय ओह मिनचुल और उसके सूदखोर लोग एक आदमी से उधार के पैसे वसूल रहे होते हैं। जब वह पैसे नहीं दे पाता तो वे उसकी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वहां मिस्टर किम पहुंच जाता है। इसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मिस्टर किम अकेले ही उन सभी गुंडों की बुरी तरह पिटाई कर देता है और सही समय पर उस लड़की को बचा लेता है। हालांकि ओह मिनचुल वहां से भाग निकलता है, लेकिन भागते समय पतले तारों से बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी तरफ हानसू अभी भी उसी रेस्टोरेंट वाली मारपीट के मामले में जेल के अंदर बंद है। वहीं जिन चुल हमेशा की तरह किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता। इसी बीच लॉन्ड्री चलाने वाला आदमी इंटरनेट पर उस लड़ाई की वीडियो देख लेता है। देखते ही देखते वह वीडियो वायरल हो जाती है। यही बात एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देती है। अब कहानी नॉर्थ कोरिया पहुंचती है। वहां जनरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के लोग उस वायरल वीडियो में मिस्टर किम को पहचान लेते हैं। वे तुरंत समझ जाते हैं कि यही वही एजेंट है जिसे वे नंबर 66 के नाम से जानते थे और उसे सबसे बड़े खतरे की कैटेगरी में डाल देते हैं। बड़े अधिकारी उसे खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन फिलहाल फैसला लेते हैं कि साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच चल रही पीस टॉक्स खत्म होने तक इंतजार किया जाए। हालांकि एक अधिकारी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होता। वह सबको याद दिलाता है कि नंबर 66 ने अकेले ही दुश्मनों की पूरी एक प्लेटून खत्म कर दी थी। उसके मुताबिक उसे रोकने वाला सिर्फ पार्क यंग ग्वांग था, जिसकी अब मौत हो चुकी है, लेकिन उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है और वह भी उतना ही खतरनाक माना जाता है। इधर साउथ कोरिया में भी स्पेशल मिशंस डायरेक्टोरेट को मिस्टर किम के दोबारा सामने आने की खबर मिल जाती है। डायरेक्टर कांग गुकचो, जिसका कोड नेम मोल क्रिकेट है, एक रिपोर्ट हासिल करता है। उसमें मिस्टर किम का नाम पार्क जिनचुल, रेस्टोरेंट वाली लड़ाई और नॉर्थ कोरिया की अचानक बड़ी हलचल से जुड़ा होता है। यानी अपनी बेटी मिंजी को ढूंढते ढूंढते मिस्टर किम ने दोनों देशों की एजेंसीज को सतर्क कर दिया है। कुछ देर बाद मिस्टर किम आखिरकार ओह मिनचुल को पकड़ लेता है और उससे सच्चाई उगलवाने के लिए सख्ती करता है। डरकर ओह मिनचुल बताता है कि उसे और बाकी लड़कों को एक टेम्परेरी टेलीग्राम चैट के जरिए काम दिया गया था। काम पूरा होते ही पूरा चैट ग्रुप और सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए गए। वह बड़ी चालाकी से यह भी कहता है कि उनके साथ मौजूद ज्यादातर लड़के नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। ये सुनते ही मिस्टर किम उस पर गन तान देता है और उसकी सारी अकड़ पल भर में निकल जाती है। तब ओह मिनचुल मान लेता है कि उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अपनी पूरी टीम का मुंह बंद रखो। मिस्टर किम तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। उधर गोल्डन टीथ समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वह अपने आदमियों को तुरंत टेलीग्राम चैट डिलीट करने और इस्तेमाल किया गया फोन फेंक देने का आदेश देता है। आखिरी मैसेज में लिखा होता है कि उस लड़की की बॉडी का इंतजाम कर दिया गया है। ये पढ़कर मिस्टर किम पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि मिंजी अब इस दुनिया में नहीं रही। गुस्से और दर्द में वह ओह मिनचुल को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी समय पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे रोक देती है। दूसरी तरफ हियरी भी अब घबराने लगती है। तभी उसके पिता मिस्टर जू उससे मिलने आते हैं। वह उसे मिंजी वाली घटना भूल जाने को कहते हैं, लेकिन उनका तरीका किसी दिलासा जैसा नहीं होता। वह अपनी बेटी को समझाते हैं कि दुनिया के लोग उससे डरें, उसे देखकर कांपें और किसी की भी हिम्मत न हो कि उसे कमजोर समझ सके। यहीं पर मिस्टर जू के पुराने दिनों की भी झलक दिखाई जाती है। पता चलता है कि साल 2016 में वह खुद एक बेहद हिंसक गुंडा था, जिसने कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर कब्जा करके अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया। इसी दौरान गोल्डन टीथ भी बताता है कि वह मिस्टर जू का एहसानमंद है और उसी के कर्ज में दबा हुआ है। यही वजह है कि वह इस पूरे मामले को बहुत संभल कर हैंडल कर रहा है। उधर पुलिस वैन में बैठे मिस्टर किम को लेकर जाया जा रहा होता है। तभी नॉर्थ कोरिया अपनी अगली चाल चल देता है। समुद्र के रास्ते एक नया जासूस साउथ कोरिया में दाखिल होता है। यह आदमी पार्क यंग ग्वांग का छोटा भाई होता है। उसका सिर्फ एक ही मिशन है, मिस्टर किम को खत्म करना। उसे भी नया नंबर 66 बना दिया जाता है। अपने हैंडलर से मिलने के बाद उसे मिस्टर किम की ताजा लोकेशन, एक कार और एक गन दी जाती है। वह पुलिस ऑफिसर का भेष बनाकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात जिनचुल से होती है। पहले तो जिनचुल कुछ भी बताने से बचता है, लेकिन जब नया नंबर 66 उस पर गन तान देता है, तब वह मजबूरी में मिस्टर किम के घर का एड्रेस बता देता है। इसके तुरंत बाद जिनचुल अपने सेलमेट का गला पकड़कर जेल में हंगामा खड़ा कर देता है और उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहां से फरार हो जाता है। इसी बीच गोल्डन टीथ फिर से वह ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें हियरी उसे पैसे देकर पूरी घटना छिपाने की बात कर रही थी। इसके बाद गोल्डन टीथ उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह एडिट करवाता है
ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसे सबूत या दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके। फिर वह अपनी कार की डिक्की खोलता है और अपने आदमी पर गुस्सा करता है कि उसने मिंजी की बॉडी ठीक से नहीं छिपाई, लेकिन तभी पता चलता है कि मिंजी मरी नहीं है, वह अभी भी जिंदा है। उधर पुलिस स्टेशन में मिस्टर किम से लगातार पूछताछ की जा रही होती है, लेकिन वह एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। पुलिस उसके फिंगरप्रिंट्स चेक करने की कोशिश करती है, मगर उसके पुराने रिकॉर्ड्स तक पहुंचने की परमिशन ही नहीं मिलती। इससे साफ हो जाता है कि उसकी असली पहचान और पुराना मिशन इतनी गहराई से छिपाया गया है कि आम पुलिस उसे देख भी नहीं सकती। तभी अचानक मिस्टर किम का फोन बजता है। स्क्रीन पर मिंजी का नाम देखकर वह बिना देर किए कॉल उठा लेता है। यह पल पूरी कहानी को नया मोड़ दे देता है, क्योंकि काफी समय बाद उसे अपनी बेटी के फोन से कॉल आती है। हालांकि अभी यह साफ नहीं होता कि दूसरी तरफ सच में मिंजी है या कोई और उसका फोन इस्तेमाल कर रहा है। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद कहानी में तैक्यून की भी एक छोटी सी एंट्री दिखाई जाती है। उसका रोल ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसे अचानक देखकर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इससे यह भी इशारा मिलता है कि मिस्टर किम के पुराने मिशन और उसकी पिछली जिंदगी में अभी बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। अगर इन शुरुआती 2 एपिसोड्स की बात करें तो कहानी की स्पीड शुरू से आखिर तक बनी रहती है। खासकर पहला एपिसोड बहुत अच्छे तरीके से मिस्टर किम की शांत और दबी हुई जिंदगी और दूसरी तरफ मिंजी के स्कूल वाले संघर्ष को साथ साथ दिखाता है। इसलिए जब उनके साथ बड़ी घटना होती है तब तक दर्शक दोनों किरदारों से जुड़ चुके होते हैं। इसके बाद कहानी पूरी तरह बदल जाती है। मिंजी मुसीबत में फंस जाती है और मिस्टर किम फिर से अपने पुराने नाम और पुराने रूप में लौट आता है। साथ ही उसके पुराने मिशन की झलक भी देखने को मिलती है। मिंजी पर हुए हमले की सच्चाई सामने आती है, गोल्डन टीथ की असली चालें शुरू होती हैं और नॉर्थ कोरिया को भी पता चल जाता है कि नंबर 66 फिर से सामने आ चुका है। कहानी में एक साथ काफी कुछ चल रहा होता है, लेकिन फिर भी कहीं भी उलझन महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे हर किरदार को धीरे धीरे उसकी सही जगह पर रखा जा रहा हो, ताकि आगे की कहानी और भी बड़ी बन सके। सबसे राहत वाली बात यही है कि मिंजी अभी जिंदा है, लेकिन उसने काफी खून खो दिया है। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिस्टर किम सही समय पर अपनी बेटी तक पहुंच पाएगा या नहीं। यही बात कहानी में लगातार तनाव बनाए रखती है। वहीं गोल्डन टीथ भी अब एक बहुत दिलचस्प किरदार बनकर सामने आ रहा है। पहली नजर में वह सिर्फ एक गुंडा लगता है, लेकिन हेरी की रिकॉर्डिंग करना, उसे एडिट करवाना और मिस्टर जू जैसे खतरनाक आदमी से संभल कर खेलना, यह दिखाता है कि वह जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा चालाक है। ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर वह दोनों तरफ का खेल खेले या फिर मिस्टर जू को गिराने में बड़ी भूमिका निभाए। दूसरी तरफ मिस्टर जू भी एक मजबूत विलन बनकर उभर रहा है। उसके पुराने क्रिमिनल पास्ट को देखकर यह सवाल भी मन में आता है कि कहीं उसका सामना पहले कभी मिस्टर किम से तो नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों का अतीत अपराध और सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जिनचुल और हांसू का भी मिस्टर किम से कोई पुराना रिश्ता जरूर है, जिसकी सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। वहीं नया नंबर 66 भी साउथ कोरिया पहुंच चुका है और लगता है कि ताकत और लड़ाई के मामले में वही अकेला इंसान है जो मिस्टर किम को बराबर की टक्कर दे सकता है। फिलहाल एजेंट किम रिएक्टिवेटेड में एक्शन, इमोशन और मिस्ट्री तीनों का जबरदस्त बैलेंस देखने को मिल रहा है। शुरुआती 2 एपिसोड्स देखने के बाद कहानी पूरी तरह बांध कर रखती है और आगे क्या होने वाला है यही जानने की उत्सुकता बनी रहती है। अगर आपको भी ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये के ड्रामा कैसा लगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। एपिसोड कोड नेम 66 है। अब कहानी एपिसोड 4 में पहुंचती है। शुरुआत साल 1997 से होती है। जगह है नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ हामग्योंग प्रांत का ग्रोमगैंग अनाथालय। वहाँ डीपीआरके का मेजर यंग ग्वांग आता है। उसका मकसद छोटे बच्चों को सेना के लिए चुनना होता है। यंग ग्वांग सबसे पहले आगे आता है और उसे देखकर दूसरे बच्चे भी हाथ उठा देते हैं, लेकिन भर्ती होने से पहले सभी बच्चों को एक दूसरे से बेहद हिंसक लड़ाई लड़नी पड़ती है। आखिर में सिर्फ यंग ग्वांग और किम नाम का एक लड़का इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं। इसके बाद उन दोनों को बाकी चुने हुए बच्चों के साथ ट्रेनिंग कैंप भेज दिया जाता है। वहां उनके साथ इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है कि धीरे धीरे वे अपना नाम तक भूल जाते हैं। हर दिन मारपीट, कठिन अभ्यास और दर्द भरी ट्रेनिंग चलती रहती है। इसी दौरान हमें नंबर 66 और नंबर 73 यानी हमारे मिस्टर किम के शुरुआती दिन दिखाए जाते हैं। उन्हें खास तौर पर साउथ कोरिया में घुसपैठ करने वाले एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। लगभग 1 साल बाद यही दोनों सबसे बेहतरीन कैडेट बनकर निकलते हैं। इसके बाद उन्हें गंगवॉन इलाके में एक मिशन पर भेजा जाता है। मिशन के दौरान
दौरान धमाके में नंबर 66 के मारे जाने की खबर फैल जाती है, जबकि नंबर 73 बच जाता है। बाद में उसी पर यह इल्जाम लगा दिया जाता है कि उसने ही नंबर 66 को धोखा देकर मरवा दिया। इसी बीच हमें नंबर 66 के बचपन की छोटी सी झलक भी दिखाई जाती है जब वह अपना घर छोड़ रहा था। वहीं पता चलता है कि उसके छोटे भाई का नाम गैंग सॉन्ग है। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है, वहीं से जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नंबर 66 मिस्टर किम और हांसू के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी लॉन्ड्री चलाने वाला आदमी समय पर पहुंचकर उनकी मदद करता है। उसने पहले ही कार पार्किंग में नंबर 66 को देख लिया था। वह मिस्टर किम से कहता है कि अब उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन मिस्टर किम उससे बस इतना समय मांगते हैं कि पहले वह अपनी बेटी को ढूंढ लें, उसके बाद खुद सरेंडर कर देंगे। हांसू मिस्टर किम के पीछे निकल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नंबर 66 बाकी दोनों एजेंटों पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ बंकर में मिस्टर किम अपनी गोली का इलाज करते हैं। तभी पार्क जिन चुल भी वहां पहुंच जाता है। हमेशा की तरह वह बहुत शोर मचाता है और पूरे माहौल को हिला देता है। इसके बाद तीनों मिलकर ह्वासेओंग स्टेशन जाते हैं ताकि उस बेघर आदमी को ढूंढ सकें जिसके पास मिंजी का फोन पहुंचा था। लेकिन दूसरी तरफ एसएमडी के एजेंट भी लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। बेघर आदमी बताता है कि उसे मिंजी का फोन कैसे मिला था। उसके मुताबिक गोल्डन टीथ गैंग का एक आदमी जिसके बाल पीछे बंधे हुए थे, सफेद BMW कार से गुजरते हुए वह फोन कूड़ेदान में फेंक गया था। इसके बाद वही सफेद BMW म्योंगपो पोर्ट की तरफ जाती हुई दिखाई जाती है। इसी दौरान मौसम की खबर आती है कि अगली रात तेज तूफान आने की पूरी संभावना है। मिस्टर किम और उनके साथी बंकर से लगातार नजर रखते हैं और आखिरकार उन्हें गोल्डन टीथ गैंग के उस आदमी की पहचान मिल जाती है। उसका नाम किम सांग मान होता है। दूसरी तरफ गैंग के लोग आराम करते हुए यह बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर जू को पूरी सच्चाई कैसे बताई जाए। तभी एक गुर्गा अपने बॉस को आलू का बड़ा टुकड़ा देते हुए उससे बदला लेने की बात पूछता है। यह सुनते ही बॉस बुरी तरह घबरा जाता है और गुस्से में उसी आदमी को पीट देता है। इसके बाद कहानी एक बार फिर साल 2009 में चली जाती है। तब गोल्डन टीथ, जिसका असली नाम जांग डे था, एक गैंग का हिस्सा हुआ करता था। उस समय उनकी गैंग उन लोगों पर हमला करती थी जो इलाके के रीडेवलपमेंट का विरोध कर रहे थे। एक दिन उसका अपना बॉस उसे बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देता है ताकि उस हादसे के बाद बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट का दावा आसानी से मंजूर हो जाए। जांग डे किसी तरह बच जाता है। होश में आते ही वह अपने उसी बॉस को मार डालता है और पूरी गैंग पर कब्जा कर लेता है। मरने से पहले उसका बॉस बता देता है कि उसे छत से फेंकने का आदेश मिस्टर जू ने दिया था। यही सच जानने के बाद जांग डे के दिल में मिस्टर जू के लिए बदले की आग जलने लगती है। अब वर्तमान में मिस्टर जू खुद गोल्डन टीथ से मिलने आता है और दोनों तरफ के गुर्गों के बीच देखते ही देखते जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अब आमना सामना सीधे मिस्टर जू और गोल्डन टीथ के बीच होता है, लेकिन मिस्टर जू बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता। वह चाकू से गोल्डन टीथ का जबड़ा बुरी तरह काट देता है और उसके मुंह में उबलते हुए पूरे आलू ठूंस देता है। दर्द से तड़पता हुआ गोल्डन टीथ अपनी जान की भीख मांगने लगता है। यहीं से पता चलता है कि उसके गोल्डन टीथ बनने की असली कहानी क्या थी। इसके बाद वे लोग मिंजी को मरा हुआ समझकर उसका शरीर पोर्ट के एक कोल्ड स्टोरेज में ले जाते हैं। वहां मौजूद सुपरवाइजर उन्हें देख लेता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम और उनके साथियों की कार को मोल क्रिकेट उड़ा देता है। उसी समय मिस्टर किम समझ जाते हैं कि लोकेशन ट्रेस पूरी हो चुकी है। इसी दौरान एक बड़ा खुलासा होता है। जिस बोरे में मिंजी को रखा गया था वह उसमें से बाहर निकल आती है, यानी वह अभी भी जिंदा है। उधर मोल क्रिकेट तीनों को बाहर आने के लिए ललकारता है। तभी हांसू सामने आता है और मोल क्रिकेट पर ताने मारते हुए उस पर हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मिस्टर किम मोल क्रिकेट की कार अपने कब्जे में ले लेते हैं। मोल क्रिकेट सीधे पानी में छलांग लगा देता है और हांसू भी उसके पीछे कूद पड़ता है। वहीं थोड़ी देर बाद जिनचुल कार से बाहर निकलता है और बाकी एसएमडी एजेंटों का सामना करने लगता है। दूसरी तरफ मिंजी कोल्ड स्टोरेज से किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। उसी समय गोल्डन टीथ उसकी लाश की फोटो लेने के लिए वहां पहुंचता है। इसी बीच उसकी बात मिस्टर जू के सेक्रेटरी मिस्टर नाम से होती है और दोनों के बीच एक डील की बात शुरू होती है। उधर मिस्टर जू अपनी बेटी हियरी से पूरी घटना के बारे में बात करता है, लेकिन हियरी अब भी सारी गलती मिंजी पर ही डालने की कोशिश करती है। इसके बाद मिस्टर जू मिस्टर नाम को आदेश देता है कि ऐसा सबूत तैयार किया जाए जिससे लगे कि मिंजी की हत्या गोल्डन टीथ ने की है। इसी बीच मिस्टर किम और उनकी टीम पोर्ट तक पहुंच जाती है। वहां उनकी नजर उसी सफेद BMW कार पर पड़ती है जिसकी उन्हें तलाश थी। दूसरी तरफ कोल्ड स्टोरेज के अंदर मिंजी बेहोश होने से बचने की पूरी कोशिश कर रही होती है। गोल्डन टीथ लगभग उसे ढूंढ ही लेता है, लेकिन तभी मिस्टर जू का फोन आ जाता है और उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है।
उधर मिस्टर किम को गोल्डन टीथ के गुर्गे मिल जाते हैं। जब वे मिंजी के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देते हैं तब मिस्टर किम अकेले ही उन सब की जमकर पिटाई कर देते हैं। इसी दौरान गोल्डन टीथ मिस्टर जू को फोन करके उससे 2 अरब वॉन की मांग करता है और एक तय जगह पर आने के लिए कहता है। एपिसोड के आखिर में मिंजी कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती हुई दिखाई देती है और यही कहानी अगले एपिसोड के लिए एक बड़े सस्पेंस पर रुक जाती है। अगर इन एपिसोड्स की बात करें तो मिस्टर जू और हियरी का रिश्ता एक जहरीले पिता बेटी के रिश्ते की मिसाल बनकर सामने आता है। मिस्टर जू अपनी बेटी की गलतियों को रोकने के बजाय उसे और बढ़ावा देता है। शायद यही वजह है कि हियरी का स्वभाव इतना खराब हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किम और मिंजी का रिश्ता बिल्कुल अलग है। दोनों के बीच दूरी जरूर है लेकिन प्यार भी उतना ही गहरा है। ये कहानी साफ दिखाती है कि एक टीनेजर के साथ माता पिता का सही व्यवहार कितना जरूरी होता है। साथ ही मिस्टर किम के पुराने दिनों की ट्रेनिंग भी काफी चौंकाने वाली लगती है। छोटे छोटे बच्चों को इतनी बेरहम मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरते देखना ही डरावना है। सोचिए मिस्टर किम और बाकी बच्चों ने उस समय कितना दर्द और डर झेला होगा। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस तरह की कई बातें असली दुनिया की घटनाओं से भी प्रेरित लगती हैं। इन दोनों एपिसोड्स में सीरीज ने शानदार एक्शन, इमोशन और मिस्ट्री का जबरदस्त मेल दिखाया है। एक तरफ मिस्टर किम का पुराना अतीत धीरे धीरे सामने आता है तो दूसरी तरफ अपनी बेटी मिंजी को वापस लाने का उनका मिशन लगातार और मुश्किल होता जाता है। आखिर में जो सस्पेंस छोड़ा गया है उसके बाद यह जानने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है कि आगे क्या होने वाला है। अब अगले 2 एपिसोड्स में कहानी किस मोड़ पर जाएगी ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको इस के ड्रामा के ये एपिसोड कैसे लगे और आगे की कहानी से आपकी क्या उम्मीदें हैं। आपके सपोर्ट से हमें ऐसे ही शानदार रिकैप वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप एपिसोड 5 से आगे की पूरी कहानी भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको अब तक का सबसे दमदार सीन कौन सा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एजेंट किम रिएक्टिवेटेड के एपिसोड 5 से आगे की कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। एपिसोड 5 की शुरुआत साल 2014 से होती है। मिस्टर किम अपनी छोटी बेटी मिंजी के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। इस काम में हानसू और पार्क जिनचोल भी उनकी मदद कर रहे होते हैं। सामान जमाने के दौरान मिंजी बिना अपने पापा को बताए कुछ बच्चों के साथ खेलने के लिए प्लेग्राउंड चली जाती है। खेलते खेलते वह छिपने के लिए सियोल वॉन सीनियर वेलफेयर सेंटर के अंदर चली जाती है लेकिन वहां उसे नींद आ जाती है। जब वह सो रही होती है तब सेंटर बंद हो जाता है और वह अंदर ही फंस जाती है। मिंजी बाहर निकलने के लिए खिड़की से कोशिश करती है। तभी एक हाई स्कूल का लड़का उसकी मदद करता है। किसी तरह वह घर वापस पहुंच जाती है। उसे सुरक्षित देखकर मिस्टर किम राहत की सांस लेते हैं क्योंकि वह उसे काफी देर से पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। इसके बाद वह मिंजी को समझाते हैं कि कभी भी अकेले कहीं मत जाया करो। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अपनी बेटी की चिंता में वह खुद को रोक नहीं पाते। ये देखकर मिंजी अपने पापा को प्यार से संभालती है। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। अब गोल्डन टीथ की नजर मिंजी पर पड़ जाती है। वह तुरंत अपने गुर्गों को ऑफिस बुलाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम वहां पहुंचकर उन गुर्गों की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। आखिरकार सांगमान पूरी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर मिस्टर किम गुस्से से भर जाते हैं और कसम खाते हैं कि अगर मिंजी सच में मर गई तो इस सब में शामिल एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। इसी अफरा तफरी के बीच पार्क जिनचोल एजेंटों को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम एक गुर्गे का पीछा करते हैं। काफी दूर तक पीछा करने के बाद वह उसकी कार को टक्कर मारकर रोक देते हैं। उधर गोल्डन टीथ को भी ऑफिस से सारी खबर मिल जाती है। इसी बीच हानसू नदी से मोल क्रिकेट को बाहर खींचता है। वहीं उसकी मुलाकात जिनचोल से होती है। दोनों फैसला करते हैं कि पहले हथियार जुटाए जाएंगे और फिर अलग अलग रास्तों से पोर्ट पहुंचेंगे। दूसरी तरफ मिस्टर किम कोल्ड स्टोरेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं लेकिन रास्ते में कई गुर्गे उन्हें घेर लेते हैं। वहीं गोल्डन टीथ मिंजी के साथ एक डील करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि जो कुछ हुआ उसके बारे में वह किसी को कुछ न बताए लेकिन मिंजी उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। उधर मिस्टर किम सभी गुर्गों को हराकर कोल्ड स्टोरेज की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक नंबर 66 अपनी कार से उन्हें जोरदार टक्कर मार देता है। इसके बाद दोनों के बीच एक और खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। नया नंबर 66 गुस्से में मिस्टर किम को उकसाते हुए कहता है कि जैसे उन्होंने उसके बड़े भाई को मारा था वैसे ही अब उसे भी खत्म कर दें। इसी लड़ाई के दौरान एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें पुराने नंबर 66 और मिस्टर किम के ट्रेनिंग वाले दिन दिखाए जाते हैं। दोनों उस समय अच्छे दोस्त थे। पुराना नंबर 66
आज भी मिस्टर किम का सरनेम याद रखता था। वह उनसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे कभी मत भूलना। अगले ही दिन दोनों को एक मिशन पर भेजा जाता है। उनसे वादा किया जाता है कि अगर मिशन सफल रहा तो उन्हें अपना घर मिलेगा और वे अपने परिवार से भी मिल पाएंगे। लेकिन मिशन के दौरान पुराने नंबर 66 का पैर उड़ जाता है और उसका बहुत खून बहने लगता है। मिस्टर किम पूरी कोशिश करते हैं कि उसे बचा लें, लेकिन वह सफल नहीं हो पाते। दुख में टूटकर मिस्टर किम खुद को गोली मारने की कोशिश करते हैं। तभी उनका दोस्त उन्हें रोक देता है और आखिरी सांस लेते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें जिंदा रहना होगा। फ्लैशबैक खत्म होते ही दिखाया जाता है कि उसी समय मिस्टर किम साउथ कोरिया के एजेंटों के हाथ लग गए थे। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। कोल्ड स्टोरेज के अंदर मिंजी ठंड से कांप रही होती है। उसी दौरान उसे अपने पापा के साथ बिताए आखिरी पल याद आने लगते हैं। दूसरी तरफ गोल्डन टीथ अपने गुर्गे गैंगमैन से मिलता है। गैंगमैन उसे बता देता है कि उसने मिस्टर किम के साथ डील कर ली थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मिंजी वहां से भागने की कोशिश करती है। वह चालाकी से गोल्डन टीथ को ही कोल्ड स्टोरेज के अंदर बंद कर देती है। उधर मिस्टर किम और नया नंबर 66 अब भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन नया नंबर 66 मिस्टर किम की किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। इसके बाद एक और फ्लैशबैक आता है। इसमें साउथ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ मिस्टर किम से बात करता है। ये सब उस समय का है जब मिस्टर किम ने पार्क जिन चोल को हरा दिया था। तभी एजेंसी का अधिकारी उन्हें बताता है कि उनके आखिरी मिशन की सारी जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने नॉर्थ कोरियन बॉस यंग रेयन ने लीक की थी। वर्तमान में लौटते ही यह सच्चाई सुनकर नया नंबर 66 पूरी तरह हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। पोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही मिंजी लगातार कमजोर होती जा रही होती है। अपनी पत्नी की आखिरी बातें याद करते हुए मिस्टर किम आखिरकार कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि मिंजी वहां से जा चुकी है। तभी मिस्टर जू के आदमी भी पूरे पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। मिंजी खुद को बचाने के लिए एक कमरे में छिप जाती है। उधर मिस्टर किम को जमीन पर मिंजी का लिखा हुआ एक छोटा सा मैसेज मिलता है जिसमें वह उनसे माफी मांगती है। यह पढ़ते ही वह उसे ढूंढने के लिए हर तरफ भागने लगते हैं। उसी समय मिंजी को भी अपने पापा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है। मिंजी पोर्ट की ऊंची बाड़ पार करके बाहर निकलने की कोशिश करती है और मिस्टर किम तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर जू अपने सभी आदमियों को पूरे इलाके की तलाशी लेने का आदेश देता है। वहीं मोल क्रिकेट को भी होश आ जाता है और उसे सारी नई जानकारी मिलती है। लेकिन इसी बीच पार्क जिनचोल उसकी जेब से वॉलेट और सारे कार्ड निकालकर उनका पूरा पैसा खर्च कर चुका होता है। दूसरी तरफ हानसू एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीद लेता है, जबकि जिनचोल एसएमडी एजेंसी की कार लेकर अपने मिशन पर आगे बढ़ जाता है। इसी बीच गैंग का आदमी सांगमान गोल्डन टीथ को होश में लाता है, लेकिन तभी मिस्टर जू के लोग उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। वे साफ कह देते हैं कि मिंजी की मौत का पूरा इल्जाम उसी के सिर डाला जाएगा। दूसरी तरफ मिंजी तेज बारिश में अकेली हाईवे पर चल रही होती है और किसी गाड़ी से लिफ्ट मिलने का इंतजार कर रही होती है। तभी गोल्डन टीथ अपनी जान बचाने के लिए सच बता देता है कि मिंजी मरी नहीं है बल्कि वहां से भाग चुकी है। यह सुनते ही जू के आदमी तुरंत उसे ढूंढने निकल जाते हैं और सिर्फ एक आदमी को पीछे छोड़ देते हैं ताकि वह गोल्डन टीथ का काम तमाम कर दे। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि गोल्डन टीथ किसी तरह बच निकलता है। उधर मिस्टर किम नेशनल हाईवे 87 पर पहुंचता है, जहां कुछ देर पहले ही मिंजी मौजूद थी। वहां उसकी नजर एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। वह तुरंत लॉन्ड्री चलाने वाले अपने दोस्त को फोन करके मिंजी की लोकेशन पता लगाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एसएमडी के एजेंट मोल क्रिकेट से बात करते हैं और मिस्टर किम के हर कदम को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोल क्रिकेट अपना अलग ही प्लान बनाता है। वह फैसला करता है कि पहले मिंजी को ढूंढकर उसे बंधक बनाया जाएगा। इसके बाद पूरी एसएमडी टीम भी मिंजी की तलाश में लग जाती है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि उसी समय मिंजी पहले से ही मिस्टर जू की कार में बैठ चुकी है। यहीं पर यह एपिसोड एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड 6। कहानी हमें 2006 में साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड ले जाती है। यहाँ एजेंट किम को एक खास मिशन दिया जाता है। उसे अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी की सुरक्षा करनी होती है, जो एक हफ्ते की छुट्टियां बिताने वहाँ आई हुई है। जब किम होटल पहुँचता है तो देखता है कि पार्क जिन चोल और हानसू उससे पहले ही वहाँ पहुँचकर निगरानी की तैयारी कर चुके हैं। यहीं हमें यह भी पता चलता है कि किम ने अपना सीक्रेट बंकर कैसे बनाया था। उसी रात ये तीनों एक छोटे से खाने की जगह पर फिर मिलते हैं ताकि मिशन पर बात कर सकें, लेकिन तीनों की सोच बिल्कुल अलग होती है और माहौल जल्दी ही गर्म हो जाता है। जिनचोल हानसू को बाहर आकर लड़ने की चुनौती दे देता है, जबकि किम बिना कुछ बोले आराम से अपना खाना खत्म करता रहता है। कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। मिंजी अब मिस्टर जू की कार में बैठ चुकी है। उधर मोल क्रिकेट और उसकी एसएमडी टीम भी उसे ढूंढने में जुटी हुई है। इसी बीच टीम का एक एजेंट चोरी छिपे मिस्टर किम को यह जानकारी दे देता है। यह खबर मिलते ही
किम और हानसू भी तुरंत उसी लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं जो मुसू माउंटेन होती है। सुबह होने तक मिंजी मुसू माउंटेन पहुंच जाती है। वह घर फोन करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद उसे अंदर ले जाकर साफ कपड़े दिए जाते हैं और खुद को साफ करने के लिए कहा जाता है। कुछ देर बाद मिस्टर जू उससे उस पूरी घटना के बारे में बात करता है। मिंजी उसके सामने साफ तौर पर डरी हुई दिखाई देती है। वह बार बार अपने पिता से बात करने की गुजारिश करती है लेकिन मिस्टर जू उसे साफ मना कर देता है। इसी दौरान मिस्टर जू मिंजी की बातों को झूठ साबित कर देता है और उसे वहीं बंधक बना लेता है। फिर वह उसे बताने लगता है कि पूरे मामले की नकली कहानी कैसे तैयार की जाएगी ताकि सारा इल्जाम किसी और पर चला जाए। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एसएमडी के एजेंट वहां पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते पूरा एस्टेट एजेंटों से घिर जाता है। हालात बिगड़ते देख मिस्टर जू अपने आदमियों को आदेश देता है कि मिंजी को तुरंत बेसमेंट में छिपा दिया जाए। इसके बाद वह नेशनल सिक्योरिटी के वाइस मिनिस्टर को फोन करके एसएमडी की इस रेड की जानकारी देता है। दूसरी तरफ मिस्टर जू बड़ी चालाकी से मोल क्रिकेट की हर चाल का जवाब देता है। बाहर उसका असिस्टेंट एक एक करके एसएमडी के एजेंटों पर हमला करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किम और हानसू दूर से पूरे घर पर नजर रखे हुए होते हैं। तभी उनकी नजर लॉन्ड्री वाले मालिक और एक महिला एजेंट पर पड़ती है जो मुख्य घर छोड़कर दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे होते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वे अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। उधर मोल क्रिकेट को वाइस मिनिस्टर का फोन आता है और वह तुरंत वहां से निकल जाता है। उसकी टीम भी अलग अलग दिशा में फैल जाती है। इसी बीच लॉन्ड्री वाला मालिक मिस्टर जू के आदमियों से लड़ते हुए किसी तरह मिंजी को बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी मोल क्रिकेट वहां पहुंच जाता है और मिंजी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते भर मिंजी उससे कई सवाल पूछती है लेकिन वह एक भी जवाब नहीं देता। थोड़ी ही देर बाद उसके साथ मौजूद एजेंट मिंजी को बेहोश कर देता है। इधर मिस्टर किम उन एसएमडी एजेंटों पर हमला कर देता है जो घर के बाहर निगरानी कर रहे थे। उनसे उसे पता चलता है कि मिंजी को एसएमडी के हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। वह तुरंत एक रेडियो का इस्तेमाल करके मिंजी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज सुनने की जगह जवाब मोल क्रिकेट देता है। वह किम को खुली चुनौती देता है और साफ कर देता है कि अब यह लड़ाई सीधे उनके बीच होगी। उसी समय लॉन्ड्री वाला मालिक भी मोल क्रिकेट के तरीके से बिल्कुल खुश नहीं होता। उसे लगता है कि मिस्टर किम तक पहुंचने के लिए मिंजी का इस्तेमाल करना गलत है। दूसरी तरफ जिनवू एक ट्रेलर वाले कमरे में पहुंचता है जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। वह उससे साफ तौर पर डरा हुआ दिखाई देता है और पूरी घटना शुरू से आखिर तक उसे विस्तार से बता देता है। उसकी पत्नी सब कुछ सुनने के बाद उसे जाने देती है लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहती है कि उसे उन लोगों की चिंता है जो उसके खिलाफ खड़े होने वाले हैं। इसके बाद जिनवू ट्रेलर में रखे हथियार निकालता है और उन्हें बच्चों के सामान की तरह छिपाकर तैयार करता है। उधर एसएमडी के हेडक्वार्टर में मोल क्रिकेट आदेश देता है कि मिंजी को तुरंत इंट्रोगेशन रूम में ले जाया जाए। साथ ही वह पूरे हेडक्वार्टर में इमरजेंसी अलर्ट भी चालू कर देता है जिससे साफ हो जाता है कि अब आगे बहुत बड़ा टकराव होने वाला है। इसी बीच जब मिंजी को दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है तभी हानसू चुपके से कार के नीचे से बाहर निकलता है और बिना किसी की नजर में आए हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ पूरे हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी कई गुना बढ़ा दी जाती है क्योंकि सबको यकीन होता है कि मिस्टर किम किसी भी वक्त वहां पहुंच सकता है। हानसू धीरे धीरे इंट्रोगेशन रूम तक पहुंचता है लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि पूरा फ्लोर हथियारबंद एजेंटों से घिरा हुआ है। वह सबसे पहले वहां काम करने वाली सफाई कर्मचारी को चुपचाप काबू में कर लेता है। फिर उसकी ट्रॉली से कुछ सामान उठाता है और मैकेनिकल रूम में जाकर बिजली बंद करने की तैयारी करता है। इसके बाद वह इंटरोगेशन रूम की तरफ बढ़ता है जहां मिंजी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही होती है। उधर मोल क्रिकेट मिंजी के सामने मिस्टर किम की पुरानी पहचान का पूरा सच खोल देता है। फिर वह उससे उसकी किडनैपिंग के बारे में सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है। मिंजी पूरी घटना शुरू से आखिर तक बता देती है लेकिन मोल क्रिकेट को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी नेशनल सिक्योरिटी का वाइस मिनिस्टर वहां पहुंच जाता है। उसे देखते ही मोल क्रिकेट तुरंत मिंजी को छिपाने का आदेश देता है। दूसरी तरफ हानसू देख लेता है कि मिंजी को फिर से कहीं और ले जाया जा रहा है। वह चुपचाप उनके पीछे चलता है और पता लगा लेता है कि उसे आइसोलेशन रूम ए में रखा जा रहा है। इसी दौरान वाइस मिनिस्टर मोल क्रिकेट पर गुस्सा निकालता है और मिंजी से मिलने की मांग करता है लेकिन मोल क्रिकेट भी पीछे नहीं हटता। वह पलटकर उसे धमकियां देता है और तीखी बातें सुनाता है। उधर हानसू एयर वेंट के रास्ते मिंजी तक पहुंच जाता है और उसे बाहर निकाल लेता है। उसी समय मैकेनिकल रूम में उसकी बनाई हुई तरकीब काम कर जाती है और पूरे हेडक्वार्टर की बिजली चली जाती है। अचानक हुए ब्लैकआउट से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी एसएमडी एजेंट अलर्ट हो जाते हैं। भागते समय हानसू और मिंजी एजेंटों के हाथ लग जाते हैं। हानसू मिंजी से कहता है कि वह तुरंत इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागे। तभी जिनचोल भी वहां पहुंच जाता है। उसके हाथों में 2 गन होती हैं और वह लगातार फायर करता है लेकिन बाद में पता चलता है कि उन दोनों गन में असली नहीं सिर्फ खाली कारतूस थे। कुछ ही पल में
तीनों चारों तरफ से घिर जाते हैं। ऊपर से उनकी कार भी पूरी तरह बेकार हो चुकी होती है। मजबूर होकर हानसू सरेंडर करने का फैसला करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त मिस्टर किम वहां पहुंच जाता है। गुस्से में वह लगभग वाइस मिनिस्टर को मार ही देता, लेकिन हालात बदल जाते हैं और फिर कई दिनों की बेचैनी के बाद आखिरकार मिस्टर किम अपनी बेटी मिंजी को अपनी आंखों के सामने जिंदा और सुरक्षित देख लेता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इन दोनों एपिसोड्स में एजेंट किम रिएक्टिवेटेड फिर से जबरदस्त एक्शन लेकर आया है। इस बार थ्रिल पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है और बीच बीच में हल्का फुल्का ह्यूमर भी देखने को मिलता है। खासकर जिन चोल का नकली गोलियों वाली गन लेकर पहुंचना पूरे माहौल को थोड़ा मजेदार बना देता है। दूसरी तरफ मिंजी की हालत अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। पहले उसका किडनैप होना, फिर कोल्ड स्टोरेज में बंद होना और अब नए खतरे, ये सब लगातार टेंशन बनाए रखते हैं। अब ज्यादातर बाजी मिस्टर जू के हाथ में है और मिस्टर किम के लिए सबको सुरक्षित निकालना पहले से भी ज्यादा मुश्किल दिख रहा है। कहानी अब अपने आधे सफर तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसकी रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले एपिसोड्स में यह कहानी किस दिशा में जाएगी। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको यह के ड्रामा अब तक कैसा लग रहा है। आपके सपोर्ट से हमें आगे भी ऐसे ही शानदार वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आगे की कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट, जबरदस्त एक्शन और कई चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं। इसलिए आगे के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।